तो मैं सबसे पहले अरविंद गौड़ साहब को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं, प्लीज जोरदार तालियों के साथ। अब तो मुझे ये लगता है कि हमें अपने दिन और रातें अरविंद जी के नाम कर देनी चाहिए पूरी तरीके से, हम कर चुके हैं, जाहिर है अपनी जिंदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। सिनेमा स्कॉलर निरुपमा कोचरू साहिबा भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, प्लीज जोरदार तालियां। मैं आपको सब जगह ढूंढ रहा था, पता है मैम, प्लीज बैठे। नहीं मतलब मैं इंतज़ार, बहुत खूबसूरत इंतज़ार। जाहिर है कि आप सब वाकिफ़ हैं निरुपमा जी से। IRS होने के अलावा एक बड़ा नाम है। जब हम सिनेमा क्रिटिक की बात करते हैं, सिनेमा स्कॉलर की बात करते हैं, तो आप वहाँ पर हमें नज़र आती हैं। बहुत संजीदा इश्यूज़ पर बहुत संजीदा गुफ्तगू हमेशा आप करती रहती हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। फैसल मलिक साहब बिल्कुल बस पहुंच चुके हैं, और उनके कुछ आगे जो है अमित सियाल साहब चल रहे हैं, जो तकरीबन मुझे लगता है कि हाँ वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं इस वक्त IIC की, उतर रहे हैं, तो उधर से इधर आ रहे हैं, मतलब इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग आ रहे हैं। और कुंवर रंजीत चौहान साहब अब जाहिर है कि इस पूरे सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं बिल्कुल नमस्कार दोस्तों। बस आखिरी जब आज शाम का मतलब इसके पहले वह सेशन चल रहा था, हमारे गुरुदेव प्रोफेसर अशोक चक्रधर सर तशरीफ़ ले आए, तो बड़ी मसरत हुई, क्योंकि कल तो रहना ही है, लेकिन आज इस वक्त देख करके और अच्छा लग रहा है। और फैज़ल ज़ाहिर उनकी फ़ुल फ़्लाइट लेट हो गई थी, तो वो बिल्कुल रास्ते में ही है, एक 10-5 मिनट में वो होंगे हमारे साथ। अमित सियाल हमारे साथ ही थे, जो हम आगे आगे दौड़ते हुए हैं, वो पीछे आ रहे हैं। और अरविंद गौड़ सर को तो आपने देखा, उनके करामात। निरुपमा मैम जो है ये सिनेमा स्कॉलर हैं, और इन्होंने एक किताब लिखी हुई स्विंगिंग 70s, एक एंथोलॉजी है जिस पर बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों ने 70 के दशक में क्या क्या कैसे हुआ, बेसिकली वो सिनेमा के ऊपर है, जिसमें विशाल भारद्वाज, केतन मेहता और वरुण ग्रोवर और बहुत सारे लोगों ने लिखा है, गुलजार साहब। तो जो आप अभी का ये टॉपिक है वो है आईने में उभरते हुए अक्स। ये आज के दिन का आखिरी जो है टॉपिक है। ये बेसिकली अजय चौधरी साहब मेरा ख्याल है कि वो नहीं आ सके हैं, क्योंकि वो अभी स्पेशल कमिश्नर हैं उसके और ट्रैफिक के, और कुछ आज मसला हुआ है जिसकी वजह से कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। वो भी ऑथर हैं। मैं गौर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि रंग कर्म का भी आपने एक अद्भुत रूप देखा, और आपको क्या नज़र आ रहा है जिस वक्त एक सिनेमा कोविड के बाद का जो चल रहा है उस पर, और अभी आपने देखा कि किस तरह से आपको देखने के लिए कितने लोग एकदम पैक्ड हुए बैठे हुए थे। तो ये सिनेमा का उत्थान कहें या कोविड के बाद का ये रंग कहें, लेकिन बहरहाल आपको तो हमेशा ही देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। मैं इसका एक डिफरेंस आपसे जानना चाहूँगा सर। कोविड या कोई भी समय हो, नाटक के साथ हमेशा अगर आप अच्छा नाटक कर रहे हैं तो दर्शक हमेशा आपका सहयोग करते हैं, आपको प्रेम देते हैं और नाटक देखने आते हैं। क्योंकि हमारे पास जो है ज्ञात रूप से लगभग 5000 साल की जो परंपरा है। पहला जो नाटक पर शास्त्र लिखा गया था 4-5 2000 साल पहले, 2000 साल लिखा गया, तो हमारे पास हजारों सालों की परंपरा है, और सिनेमा तो अभी सिर्फ 150 साल हुए हैं। तो हम जब भी बात करते हैं तो सिनेमा का अपना ग्रामर है, अपनी जगह है, अपनी पहुंच है, निसंदेह बहुत ज़्यादा है। लेकिन नाटक आँखों में आंखें डालकर जो देखा जाता है, जो सच्ची बात कही जाती है, हम जो कह सकते हैं, हम अटकेंगे भी, भटकेंगे भी, रुकेंगे भी, और कहीं पे संवाद भी भूलेंगे, लेकिन हमारी बात जो होगी वो सामने होगी। तो नाटक की ताकत है। और सबसे बड़ी बात है कि नाटक में पहले से ज़्यादा युवा आ रहा है। जो आज से अगर हम 30 साल पहले जब नाटक करते थे तो उस समय सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी, विशेष रूप से मंडी हाउस के क्षेत्र में, कि महिला पात्र नहीं होती थी। जैसे पारसी थिएटर में भी पुरुष किया करते थे। वो दौर जो है 80 तक भी था। सर सामने बैठे हैं, उन्होंने सब कुछ देखा है। तो गिने चुने लोग, एक्ट्रेसेस होती थी, तो वो वहाँ से सबसे बड़ी अगर नाटक के उत्थान की हमें बात देखनी है कि जहाँ पर हमारी टीम में 2 या 3 लड़कियाँ नाटक की एक्ट्रेस होती थी, आज हमारे पास 40 से ज़्यादा लड़कियाँ एक्ट्रेस हैं जो अलग अलग जगह पर काम कर रही हैं। तो ये जो लगातार समाज में हमारी जो एक विश्वास हुआ है, दर्शक क्यों बढ़े हैं?
दर्शकों ने कहीं पर भी आपको कोई अगर प्रेम देता है, क्यों देता है, उसको भरोसा हो जाता है। अगर मुझे रंजीत भाई यहाँ बार बार बुलाते हैं तो उनको भरोसा है कि हम जो आपस में मिलके काम जो हम करेंगे वो अच्छा ही काम करेंगे। नहीं सर, आपको हम पर भरोसा है। तो मुझे कम भरोसा से है। मेरी नहीं, तो दाढ़ी की इज्जत तो रखिए अपनी। तो ये दोनों की जो भरोसा आपको मुझ पर इनको है, ये भरोसा दर्शकों को कब बनता है, जब उनको लगता है कि आप जो बात कर रहे हैं उसमें ईमानदारी है, अपने सही वक्त बात की बात है। और ये नाटक के अंदर जो है बहुत अच्छे से आता है। और इसलिए जो युवा लगातार नाटक में आ रहे हैं, पहले आ जाओ भाई, पहले तुम ही आ जाओ। अच्छा आओ जी, आओ। अरे बिल्कुल, क्या हुआ है, बिल्कुल वक्त पे आए हो। अभी तो मैंने बात करनी शुरू की थी ना, तो सिनेमा की बात, तो अब आपका नंबर है, मैं तो नाटक की बात कह के अपनी बात कह रहा था। तो हमारे ये कि हम जो नाटक है उसमें युवा बहुत ज़्यादा समाज से जुड़ा हुआ है, और उसका अगला हिस्सा हमारा नुक्कड़ नाटक है जो हम गली मोहल्लों में जाकर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी परंपरा है नाटक की, और निसंदेह उस परंपरा के से आगे निकल कर ही हमारे साथी जो है ये आगे जाते हैं और हमारे रंगमंच के प्रति और युवाओं को लेकर आते हैं। जब आप लोग कामयाब होते हैं ना, तो उसकी वजह से बहुत सारे युवा आते हैं। तो निसंदेह ये एक बहुत आदान प्रदान है रंगमंच का, और ये चलना चाहिए। और अब जो हमारे मुख्य जो वक्ता आ गए, आप ये उनकी मुख्य तरफ वक्ता, आइए। अरे नहीं सर, आप मुख्य वक्ता सभी हैं। जी जी। अच्छा, चुप हो गए सर आप? आप चल नहीं, मैं सोचा और कुछ बोलेंगे। मैं बहुत बोल सकता हूँ, आप मुझे नहीं बस सवाल करिए। अभी आ रहे हैं सर। नहीं हमारी बातचीत, लेकिन अभी वक्त इनका है ना। तो हमने तो नाटक दिखाया और सबने नाटक देखा, और नाटक ने बहुत कुछ बोला। हाँ, और नाटक करते हुए मैं हमेशा जो बात करता हूँ कि नाटक में करना आसान नहीं है। नाटक में आपने नाटक किए हैं, देखे हैं, नाटक के पीछे ही जो दुनिया है वो अपने आप में एक नाटक है, वो सच में कठिन है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर बनने के लिए समय चाहिए, इंजीनियर बनने के समय चाहिए, लेकिन एक्टर बनने के लिए सिर्फ 3 महीने चाहिए। तो ये जो दौर आ रहा है, इससे बचने के लिए मैं हमेशा युवाओं से कहता हूँ कि आप इसमें मत फंसिए। नाटक एक ऐसी विधा है जिसकी साधना करनी पड़ती है। आप सालों साल करेंगे तब जाके आपको जो है नाटक में मंच पर खड़े होकर डायलॉग बोल पाएंगे। संवाद बोलना काफ़ी नहीं है कि मैंने बोला और मैंने याद किया, मैंने रट के बोल दिया, लेकिन जब तक आपकी भाषा में महसूस नहीं करेंगे तब तक उसका मतलब नहीं है। जब तक आप साहित्य नहीं पढ़ेंगे, कविता नहीं पढ़ेंगे, इतिहास नहीं पढ़ेंगे, सामाजिक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, देश और समाज को नहीं जानेंगे, आप नाटक नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए नाटक कठिन है, नाटक में सारी विधाएं हैं। तो उसके लिए हम अपने अभिनेताओं को जब प्रशिक्षित करते हैं तो उनको तमाम चीज़ों से के बीच में से निकालते हैं, क्योंकि नाटक करने के जो बच्चे आते हैं वो घर से अपने एक सपना लेकर आते हैं, और सपना जो मुश्किल है, ये इसमें बहुत यात्रा है। उस यात्रा के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ बाहर से देखता हूँ, और इन लोगों को मैंने देखा है, आगे बढ़ते हुए देखा है, कठिन समय में देखा है, लेकिन वो यात्रा बहुत बड़ी यात्रा है। सपनों की यात्रा के लिए काम करना पड़ता है। और दुनिया जो है, पूरा समाज जिस तरह परिवर्तित हो रहा है, चाहे OTT प्लेटफॉर्म है, चाहे हमारा सोशल मीडिया है, या तमाम रील की दुनिया है, उसके बीच में आप जो है और विश्वास के साथ खड़े हो पाएँ कि नहीं, मुझे पहले सीखना, उसके बाद मुझे कुछ और करना है। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। और निसंदेह अध्यापक होने के नाते, मैं अभिनय का अध्यापक हूँ, तो हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इसमें हमारे सफलता का जो रेशो है वो बहुत कम है। तो इसलिए एक एक कदम मजबूती से चलने की ज़रूरत होती है। और मैं अपने तमाम, या बहुत सारे अभिनेता हैं यहाँ पर, तो उनसे भी कहना चाहूँगा, जो पढ़िए, पहले पढ़ेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, ट्रायंगल बनता है कि आप जब पढ़ेंगे तो तब आपको समाज के बारे में समझ में आएगा। जब लिखेंगे, लिखना सिर्फ शब्द नहीं लिखना होता, लिखना दिमाग पर भी लिखना होता है। यहाँ पर भी आप कैमरे के माध्यम से लिख रहे हैं, कोई कैनवस के माध्यम से लिखता है, कोई आंखों के माध्यम से लिखता है। तो लिखेंगे, फिर उसका अभ्यास करेंगे। तो ये लगातार जब होता है, चाहे ज़िंदगी हो चाहे नाटक हो, यही सबसे महत्वपूर्ण है। और ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। और आप जो है, अब हमारे दूसरे लोगों से भी आप पूछें, मैं तो बढ़ाता जाऊंगा। नहीं, रुकिए सर, हम बढ़ाएंगे। हम फैज़ल मलिक साहब इस दरमियान जब हुई तो आए, इनकी फ़्लाइट लेट हुई, हम सेशन लेट करते गए कि नहीं इनको, हाँ नहीं, वो शक तो हो सकता है अपना टिकट लेके खुद आए हों, हमको तो हाँ।
और ये साहब जो हैं इनको हम डरा धमका के लाए हैं कि देखिए ये शाम से कह रहे थे इनकी फिल्म आई तिकड़म, बड़ी कमाल की फिल्म है, आप लोग देखिएगा, कल रिलीज़ हुई है जियो पर। हाँ, कमाल की फिल्म है, बड़ी जो सामाजिक ताना बाना है उस पर वो है, उसके बारे में हम पूछेंगे अमित सियाल साहब से। लेकिन हमने इनसे कहा, मैंने कहा अशोक जी बैठे हुए हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो जल्दी आइए। तो भाग के किसी तरह से निकल के आए। फैज़ल मलिक, इनका इंटरव्यू देखा हमने अभी पिछले दिनों। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो है कई वो जो पूरी जो एक्टिंग का, और जाहिर है कि सब कुछ उन्होंने उसमें ज़िक्र किया। बहुत ही इमोशनल इंटरव्यू था। फैज़ल भाई, सवाल ये है कि ये जो आपके प्रोड्यूसर से एक्टर बनने तक का सफ़र रहा, और इस सब में जो यातनाएं आपने झेली, यातना ही होती है क्योंकि रिवॉल्वर रानी से लेकर के और पंचायत तक आना, ये बड़ी रिवॉल्वर रानी इन्होंने प्रोड्यूस की थी, और इन्होंने दिल्ली 6 में राकेश ओम प्रकाश मेहरा को असिस्ट किया था, प्रोडक्शन किया था। अच्छा, तो पहले से पैसे वाले थे, तो बहुत ये किया। इसमें आपको, इसमें ये सफ़र आपका कैसा रहा, ये जानना चाहेंगे लोग। सफ़र हमेशा जब हो जाता है तो बाद में उसके बारे में अच्छा कहना चाहिए, क्योंकि वो पहले में बहुत प्रताड़ना रहती है, और बार बार बताना नहीं चाहिए कि बहुत दुख हुआ, खाना नहीं था। काफ़ी लोगों के साथ रहता है ऐसा। मैं बता पा रहा हूँ इसलिए ऐसा है, वरना बाकी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बता नहीं पाते हैं। वो वाली बात है कि मेरा वाला सबसे ज़्यादा अच्छा, बुरा है उसका नहीं है। और फैज़ल भाई अगर ये बोलेंगे कि इनको खाना नहीं मिला स्ट्रगल डेज में मुझे तो मतलब कैसे होगा यकीन यार। मैंने वही मेरा एक फ़ोटो है बिफोर आफ्टर वाला। जब बम्बई पहुंचा तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने क्या किया कि एक है कि जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो मैं 65 किलो का था। अब देखिए हालात इतने अच्छे हैं 165 के हो गए तो इससे आपको जानना चाहिए कि वहाँ का पानी अच्छा है ना। और जो सफ़र है वो अभी तक बहुत अच्छा है, मज़ेदार है, और अब आगे भी मज़ा होगा। पिक्चर देखिए क्या होता है, फिल्म बनाने का एक ऐसा मज़ा है ना जिसको आप चाहे लाख दुख भी हो ना, वो रात में जब सोएंगे तो लगेगा करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इसमें मज़ा है। ये वाला जॉब नहीं जिसमें आदमी 9 बजे जा रहा है गुस्से में, शाम को गुस्से में वापस आ रहा है, फिर गाली बक रहा है ट्रैफिक को, मुसीबत में कह रहा है क्यों किया मैंने, फिर घर पहुंचता है कहता है शादी भी कर ली ले हो। तो क्या है ना, स्टेप बाय स्टेप वो इस प्रताड़ना में जीता है। अपने फिल्म में क्या है कि आप सुबह से लेकर शाम तक हर एक नया दिन है, हर एक नया दिन है। वो नए दिन में आपको नई नई परेशानी होगी, कोई भी चीज़ वैसी नहीं होगी जैसे आप चाहेंगे, और जो अगला दिन होगा उससे अच्छा होगा, क्योंकि ये नहीं होगा ना, ये तो जा चुका है। तो वैसा जो है जिसमें हम सब लोग हैं मुब्तला हैं और काम कर रहे हैं, परेशान नहीं परेशान कर। देखिए सियाल साहब कितने अच्छे लग रहे, पिक्चर आई है इनकी आज ये खुशी इनकी आज से 1 महीने पहले नहीं थी, क्योंकि जो है पिक्चर की डेट नहीं पता थी। देखिए आज कितने खुश हैं। तो हर एक दिन आदमी नई नई चीज़ें जो है पा रहा है, उसके लिए खुश होता है। फिर नेक्स्ट डे फिर आता है बैटल वाला, और ये 4, 5, 6, 7 दिन है जब पिक्चर चलो लोग देख लेंगे, सब कह देंगे सब अच्छा होगा, फिर ये बेचारा नया परेशान होगा कि नई परेशानी क्या लूँ, इससे अच्छा क्या कर सकता हूँ। तो वो एक जो है मीडियम ये आपको जो है रोज़ ये करने को जो है तैयार करता है, और आप उससे जो है खुश रहते हैं। मुझे अच्छा ही लगता है ये बताने में कि बहुत साल पहले ऐसा बहुत बुरा टाइम था, ऐसा है नहीं। जो बुरा था वो बहुत अच्छा था, जो आएगा वो भी बहुत अच्छा होगा। बेसिक तो ये है कि हम लोग सही से रहें, वही बहुत है, और अच्छे से रहें। जैसा जिस काम की वजह से आज यहाँ बैठे हैं, अगले 10, 20, 30, 40 साल तक ऐसे ही बैठे हैं, लोग बुलाएं और कहें कि भाई कुछ बताओ, वो काम से ही होगा, वो और किसी चीज़ से तो होगा नहीं। तो वो करने के लिए बस दुआ कीजिए। बाकी आप सब लोग से मैं वो कहता हूँ कि तिकड़म फिल्म देखिए, बहुत खूबसूरत फिल्म है। कल रात मैंने देखी है, और कुछ देर तो मैंने कहा कि भाई ये क्या क्या किया है साहब ने। और मेरे साथ एक और मतलब एक और नहीं, बीवी है मेरी एक और करके बता था, वो देखा और वो रो के बोलती है सो नाइस ऐसे करके। तो मैंने कहा कि क्या क्या हो गया ऐसा। तो मतलब एंड तक फिल्म जो है ना बहुत खूबसूरत है। आप लोग प्लीज़ देखिए उसे, प्लीज़ देखिए और लिखिए उस बारे में। आप ही लोग वो लोग हैं जो अच्छी अच्छी फिल्में देखते हैं, कंटेंट देखते हैं,
और देखने के बाद कुछ नहीं लिखते उसके बारे में, सोशल मीडिया का यूज़ करिए, लिखिए उसके बारे में। ऐसी फिल्म धीरे धीरे करके जो है ना बड़ी होती है। प्लीज़ करिए इसके लिए, बहुत बहुत अच्छी फिल्म है। अगर जिसको अच्छी नहीं लगे पैसा वापस, 1 साल का जियो मैं दूंगा सबको, दन दनादन। ओके ठीक, थैंक यू। अमित बताइए तिकड़म के बारे में। और इनको आपने महारानी में देखा, मिर्ज़ापुर तो कमाल था इनका, बाकी नेपाल काठमांडू कनेक्शन हमने देखी, कमाल इनका काम तो मतलब, लेकिन हर रोल एक अलग उसमें। लेकिन तिकड़म हमने देखा तो हिना बैठी हुई है कल, वो देख हाँ रे उसके जो है OTT के नींबू मिर्ची हैं ये। जब से शुरू हुआ है हर एक शो में है, वो 10 में से 9 शो हिट है। अमित साल का बेस्ट पार्ट ये है कि आपने जो भी शो जब से आ रहा है इंडिया में, सब में है ये सब, और सब अच्छे अच्छे शो हैं। उसकी जाके जो है रेटिंग देखिए, ऑडियंस देखिए, लोग देखिए। भाई अपना बहुत 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 अच्छा काम करता है, बहुत बेहतरीन, तालियां। जो ये उसमें काठमांडू कनेक्शन में ये IPS ऑफिसर हैं, पुलिस वाले का रोल कर रहे हैं, फिर उधर से इधर आते हैं तो एक पॉलिटिशियन का, मंझे हुए पॉलिटिशियन का। हाँ, अब इधर तिकड़म की तरह आप मुझे लगा था ये लोग घर चले गए हैं ये लोग, लेकिन मेरे डायरेक्टर जो है वो पीछे मेरे वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं क्यों। विवेक अंचालिया, डायरेक्टर तिकड़म, सावियो प्लीज। और ये एक साथ में एक आदमी बैठा है, ये पुनीत चंदेल। ये तुम क्यों आए हो भाई? तो हाँ, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन क्या हुआ कि वो बहुत सारे काम जो है बहुत इंटेंस थे, और उस कड़ी को तोड़ना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट भी, और आप लोगों के लिए भी, कि मतलब ऐसा ना लगे कि एक ही तरीके का काम करना जानता है ये। तो इसी कड़ी में जुड़ते हुए आगे फिर से एक बार रीइटरेट कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ तिकड़म देखिए, जियो सिनेमा प्रीमियम पे है, और मात्र 29 रुपये में, ठीक है। आने जाने का भाड़ा भी बचेगा, और सब परिवार के साथ देखिए, 10-10 लोग देखिए, 12-12 लोग देखिए एक साथ देखिए। और ये बहुत सालों के बाद एक बहुत अच्छी एक फैमिली फिल्म आई है, तो आप लोग सब साथ में देख सकते हैं। और मैंने इसमें गाली का ग भी नहीं दिया है कोई, तो प्लीज़ देखिए इसे। बताइए उसकी फिल्म को है। हाँ, तो फिल्म एक्चुअली क्या है, एक बड़ा भोला भाला सा बाप है, अपने 2 बच्चों से प्यार करता है, एक बेटा है एक बेटी है, एक उसके माता पिता हैं। ये सारा परिवार जो है एक बहुत ही प्यारे से हिल स्टेशन में रहता है। हमने शूट किया खुरपा ताल में, लेकिन पिक्चर में उसका नाम रखा है सुख ताल। वो सुख ताल इसलिए क्योंकि सब वहाँ पे हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है, लेकिन फिर भी सब सुखी हैं, और जो भी छोटा मोटा काम करते बन पड़ता है उनके साथ वो करते हैं वो, और अपनी अपनी ज़िंदगी में सब बढ़िया है, सब दोस्ती यारी अच्छी चल रही है, पड़ोसी से बात कर रहा है, सब बढ़िया है। वो दुख तब आता है जब वहाँ पे जिस होटल में ये आदमी काम करता है, वो होटल क्लाइमेट चेंज की वजह से, देखिए हमने कितनी बेहतरीन तरीके से क्लाइमेट चेंज भी घुसवा दिया बीच में, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वो होटल बंद होने वाला है। और वो होटल जब बंद होने वाला होता है तो पहली बार इस इंसान को अपने परिवार को पीछे छोड़ के बाहर जाना पड़ता, नौकरी ढूंढनी पड़ती है। तो सारा का सारा जो तिकड़म है वो बच्चे लगाते हैं कि बाप को जाने से कैसे रोकें। तो बहुत प्यारी फिल्म है, आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखें, प्लीज़। थैंक यू। वाह, हम फिर आएंगे अमित भाई के पास। निरुपमा में जैसे मैंने आपसे बताया कि स्विंगिंग 70s में एक एंथोलॉजी है जहाँ पर 70s का सारा जिक्र है। कई लोग हाँ बिल्कुल दिखाइए, और उसके बारे में पूछेंगे भी कि तब की ज़बान में अब की ज़बान में क्या जिक्र, क्या फ़र्क रहा तब से अब तक का, क्या गीतों में क्या। जी दिखाइए। ये स्विंगिंग 70s है मेरी किताब। वाह। 70s के दशक की फिल्मों के बारे में। हाँ, तो अब ये 70s से अब तक का जो सफ़र है मैम, इसमें आप क्या महसूस करती हैं, और बेसिकली इस किताब के हवाले से ही आप बताएं। तो अरविंद जी की बात से शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि इस आज की जो हमारी चर्चा है इसमें कहीं हमने थिएटर और सिनेमा, OTT सभी का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 बहुत बेहतरीन एक्टर्स भी हैं अरविंद जी के अलावा, जो OTT सिनेमा दोनों में बहुत काम कर चुके हैं अच्छा, और
ख्याल से थिएटर भी आप लोगों ने किया है ना? आपने हाँ आपने अच्छा तो मुझे याद है 2013 में जब 100 साल हुए थे पूरे, हमने सेंटेनरी सिनेमा फेस्टिवल करके किया था, तब मैं INB मिनिस्ट्री में थी, तो तब हमने सोचा नहीं था आगे क्या होने वाला है, मतलब कितना एक्साइटिंग। उसके बाद आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी बदली है। 2012-13 में हम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था आगे क्या होने वाला है। हम सिनेमा और थिएटर को तब तक पहचानते थे, ब्रॉडकास्टिंग की हिस्ट्री सबको पता है। इंडिया में ही आप ले लें, मतलब अशोक जी तो बैठे ही हमारे ब्रॉडकास्टिंग के बहुत बड़े वन ऑफ द लेजेंडरी फिगर्स हैं, ये तो जानते ही हैं कि दूरदर्शन जब से आया 60s में, दूरदर्शन में कैसे प्रोग्राम्स आते थे, दूरदर्शन ही था हमारे पास, एक मास मीडियम और कुछ तो था नहीं, और सिनेमा था। और थिएटर की हमेशा अपनी बुलंद जगह अलग रही है, क्योंकि थिएटर तो बहुत ही पुराना है, उसकी ट्रेडिशन बहुत पुरानी है। सिनेमा में देखिए कितना फास्ट सबसे चेंजेस आए हैं। और 70s इसलिए मैंने चुना, हम लोगों ने, मैं और मेरे को ऑथर ने, क्योंकि 70s तक सिनेमा थोड़ा मैच्योर हो गया था। 50s जो पोस्ट इंडिपेंडेंस थोड़ा आइडियलिज्म था, फिर 60s का रोमांटिक दौर था, आपको शक्ति सामंता जी वगैरह पूरी दुनिया घुमाते थे, इवनिंग इन पेरिस, और बेरूट में वो रामानंद सागर जी ले गए थे, वो आंखें बनाई थी, स्पाई थ्रिलर। 70s तक थोड़े हालात ऐसे गंभीर होने लगे और इतने चेंजेस फास्ट होने लगे, खास करके आपके पॉलिटिकल क्षेत्र में JP नारायण साहब जी आए और मूवमेंट शुरू हुई, और एंटी एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन थी और बहुत एक गुस्सा था। तो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने शायद सलीम जावेद जी के ऊपर जो अभी बनी है एक डॉक्यूमेंट्री आई है एंग्री यंग मैन, देखी हो या सुनी होगी, तो उसमें भी यही चर्चा है और ये हमारे किताब में भी है कि एंग्री यंग मैन क्यों उस वक्त पैदा हुआ। सलीम साहब और जावेद साहब बोलते हैं कि हमें आइडिया भी नहीं था कि हम जो कर रहे हैं मतलब वो इतना कुछ रेवोल्यूशनरी है, ये हमारी अपनी आप बीती भी थी। और जैसा क्योंकि फैज़ल बता रहे थे तो मुझे एक अभी याद आ रहा था, वरुण ग्रोवर जिन्होंने हमारे एक ऐसे भी लिखा है, वो बता रहे, बड़े मज़ेदार बात एक पॉडकास्ट में आज ही सुनी मैंने उनकी, कहते एक ज़माना होता था कि स्ट्रगल, सब बोलते थे कि मैं प्लेटफॉर्म पे सोया, मैंने वड़ा पाव खाया, तो वड़ा पाव बिकेम सिंबल ऑफ स्ट्रगल। मगर बोलते हैं आजकल के जो बच्चे हैं आराम नगर में ब्लू टोकाई में 250 रुपये की कॉफ़ी लेके और एक किताब रख लेंगे अच्छी सी आयन रैंड की, और फिर विंडो में बैठ जाएंगे सबको दिखाने के लिए कि मैं स्ट्रगलर हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ। तो राइटर्स की वहाँ बोलते हैं कि कॉम पूरी बैठी रहती है। खैर वो तो इट्स जस्ट इन अ लाइटर वेन। तो मैं 2013 का इसलिए जिक्र कर दी कि जब हमने किया तो 2016 में मैं एक प्रोग्राम में थी मामी में, जो मुंबई इंटरनेशनल फेस्टिवल है, 16 में नेटफ्लिक्स ने एंट्री मारी थी, राइट। तो वर्ल्ड ओवर ऑलरेडी नेटफ्लिक्स आ गया था। OTT का कुछ बीच में केबल टीवी आया था, आपको पता है, सैटेलाइट टीवी, ये सब तो था, लेकिन चैनल्स थे। OTT जब आया तो सबको ये बड़ा विचित्र प्राणी टाइप का लगा उस वक्त, और इंडिया में अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे तब, तो बहुत ही नई चीज़ थी। तो एक बहस हुई, उसमें एक प्रोड्यूसर साहब बोले कि अब तो सिनेमा ख़त्म, अब ऐसा करिए सारे हॉल को कॉर्पोरेट इवेंट्स में दे डालिए। तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, मेरे सारे डायरेक्टर फ्रेंड्स ये, मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, हर डायरेक्टर का एक सपना होता है कि मेरी फिल्म बड़े पर्दे पे रिलीज़ हो, हर एक्टर भी देखना चाहता है, ये आप कैसे कह सकते हो। बोले नहीं सब खत्म, अब तो ये OTT आ गया। और उस साल जब पहली बार कान फिल्म फेस्टिवल में एक फ़िल्म गई थी नेटफ्लिक्स की प्रोड्यूस, उन्होंने मना कर दिया था उसकी एंट्री को, बोले ये सिनेमा नहीं है। उसके बाद आप देखिए क्या हालात हुए, हम लोग किस दर्दनाक दौर से गुजरे कोविड ने पूरा नक्शा बदल दिया। क्योंकि जो 2020 में इंडिया में जब मार्च में, मुझे याद है, मैं तब कल्चर मिनिस्ट्री में थी, जॉइंट सेक्रेटरी, तो कल्चरल प्रोग्राम भी बंद हो गए, आपको तो याद है। हाँ, एक चीज़ मैं आपकी कदर करना चाहूँगी, जश्न अदब को थैंक यू भी बोलूँगी, इन्होंने कोविड में भी सारे प्रोग्राम जारी रखे, वी शुड गिव देम अ बिग चीयर फॉर दैट। एंड आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, 13 साल हो गए। तो इन जैसे कुछ लोगों ने जारी रखे प्रोग्राम्स, मगर दुनिया में मतलब सब कुछ बंद हो गया, एक तरह हम बाहर ही नहीं जाते थे उस वक्त। मेरे जैसे लोगों ने जो खुली OTT पे मलयालम फिल्में देख डाली, मतलब एक भी नहीं छोड़ी, और हम सब लोग थे क्योंकि घर में, और आप क्या करेंगे, आप OTT पे ही जाएंगे फिर। तो OTT आप देख लीजिए, उसके बाद से नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन ने इंडिया में इन्वेस्ट भी करना शुरू किया, और अब कितना बढ़िया कंटेंट बन रहा है। आप एक से एक ज़बरदस्त सीरीज़ देखिए, महारानी जो मुझे बहुत पसंद है, अमित जी हैं उसमें, इतना अच्छा पॉलिटिक्स पे उसमें, क्योंकि अतुल तिवारी जी भी है ना, उन्होंने शायद लिखी भी है।
अब इतना आपको पंचायत जैसी सीरीज़ जो हमारे प्रहलाद चाह बैठे हैं यहाँ, इतनी बढ़िया सीरीज़ है, मतलब आपको कितना सुकून देती है इस तरह की सीरीज़ देखना कि हमारी एक लोकल डेमोक्रेसी के ऊपर है। तो ये सिनेमा में टेक्नोलॉजी वगैरह परिवर्तन चलता ही रहेगा, मीडियम बदलते रहेंगे, बेसिक चीज़ फिल्म ही है। जो आप OTT में भी जो शूट करते हैं वेब सीरीज़, इसको आप फिल्म के तौर पे भी रिलीज़ कर सकते हैं। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द लेंथ। टेक्नोलॉजी वही है, और बल्कि मेरे ख्याल से कैमराज भी ज़्यादा फिल्म वाले हैं। अब वो दूरदर्शन और टेलीविज़न वाले शायद कैमराज नहीं है। इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं, और टेक्निकल आप लोग दोनों कर चुके हैं। तो अब मुझे लगता है हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि OTT इज़ हेयर टू स्टे, OTT तो रहेगा। और कंटेंट मगर हम लोग अब डिमांडिंग हो गए हैं। अब वो जैसे दूरदर्शन में पहले कितने अच्छे सीरीज़ आते थे, हम लोग और बुनियाद और ये जो है ज़िंदगी, फिर एकदम ट्रैश आने लगा। अब कोई आप दूरदर्शन कोई चैनल डाले तो सर दर्द, सास बहू सीरियल, घिसे पिटे, नागिन का बदला, इतने ख़राब सीरियल्स हैं कि आप फिर OTT ही देखेंगे ना। आप कहेंगे मैं इससे अच्छा बंद करो, डिश मैंने फेंक दिया अपना। और पंचायत अच्छा, हाँ, तो इस बारे में फैजल भाई हमें और थोड़ा बताएंगे विस्तार पूर्वक। फैजल भाई का एक्चुअली सबसे फेवरेट टॉपिक यही है, नागिन। फैजल भाई प्लीज एंटरटेन करिए लोगों को। नहीं, इसको करिएगा साथ साथ। मैं नहीं करूँगा, मैं सवाल पूछता जाता हूँ। मार खाने वाला हूँ। नहीं, मैंने काफ़ी जगह बोल दिया। अब लोग ढूंढ रहे हैं मुझे कि आना तो बम्बई है, इसको बोल वहाँ देता है, जाएगा तो वापस ये तब बताएंगे इसे। तो मैं भी शांति से हूँ, कहीं मैं ही कुछ दिन पे ना दिखूँ कोबरा का बदला में। कोबरा बना हुआ टहल। अच्छा मलिक साहब, एक बात बताएं, पंचायत को लेकर के बहुत चर्चा हुई, बहुत वो हुआ। ये ऐसे सुंदर थिएटर के लोग वहाँ बैठे हुए थे, अरविंद साहब बैठे हुए हैं, रघुवीर यादव, नीना गुप्ता, दुर्गेश पाठक, सब एक के बाद एक आ रहे थे। यू आर फ्रॉम नॉन थ्रेटिकल बैकग्राउंड। इन दोनों के बीच में, खास करके पंचायत 2 में, जिस तरह से आपने पूरा वो फाड़ करके, जैसे कहते हैं ना, निकल करके बाहर आ गए और सबको वो कर बिल्कुल वो कहो, फिर अब 3 में भी जैसा वो हुआ, ये कितना मुश्किल था और कितना आसान था आपके लिए कि इन लोगों के बीच में अपने आप को मनवा लेना? भाई मुश्किल वो कहानी जो लिखी गई थी, उस कहानी का कैरेक्टर मुश्किल आसान था, वो बहुत बड़ा है मेरे करने से भी ज़्यादा। वो चाहे मैं, मेरे जहाँ कोई और भी होता ना, वो जो भी करता अच्छा होता, क्योंकि कहानी ऐसी है कि नहीं। अगर वो जो नहीं कहते ना कि आज मेरे पास माँ है, बच्चन साहब तो थे ही थे, अगर वो संजीव कुमार भी होते हैं तब भी वो लाइन उतनी ही पड़ती जितनी पड़ती है, क्योंकि वो सीन ऐसा था। नहीं ऐसा, लेकिन सलीम साहब ने अब एक इंटरव्यू में कहा, नहीं वो मैम जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि लोग कहते हैं कि हाँ उनकी जगह कोई और होता, अमिताभ बच्चन साहब इसका वो लेते हैं। हाँ, इसे मैं देख के कह रहा हूँ। पर ये कि जहाँ पे फिल्म, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, उस मोड में आप उस कैरेक्टर के साथ होते हैं, तब आप उसके साथ ही चले जाते हैं। अगर वो फिल्म शुरू से, मैं ऐसे सोचता हूँ कि जैसे लोग रीमेक बनाते हैं, और पाप होता है बहुत बड़ा, नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि रीमेक बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि नहीं। वो चीज़ पहले बन चुकी है, इतने लोग देख चुके हैं। अब उसी आदमी को जिसको आपने बहुत हिट करते हुए देखा है, कोई और आदमी को देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये वहाँ तक नहीं है। वो खाली आपने पहली बार में आपके लिए, क्योंकि अचंभा वही था। ऐसा नहीं कि वो आदमी अच्छा नहीं कर रहा है, वो अपने साइड से 100% दे रहा है। सेम फिल्म है, लैंग्वेज अलग है, सेम। ऐसा मुझे भी लगता है कि जिस टाइम मैं कर रहा था, हाँ तकलीफ थी, क्योंकि मुझे लगता था मेरे रोने से कौन रोएगा भाई, हंस देंगे लोग। और वैसे मैं मतलब इतना रोता धोता हूँ नहीं, पर वो हुआ, उसमें तक तैयारी हुई, और वो 6-7-8 दिन के पाप था, वो करना पड़ा उसे, और पता भी नहीं था अच्छा हुआ बुरा हुआ है। वो तो रात में नॉट इवन पंचायत 3 में भी आपको सब बहुत अप्रिशिएट किया। हाँ, अब जी, क्योंकि वो लोग वो जो ऑडियंस है, वो उस आदमी के साथ थी उस देर तक, वो उस पेन के साथ थी, वो उस आदमी के साथ हंसना चाह रही थी, वो उस आदमी के साथ जो देखना चाह रही थी कि क्या क्या होगा इसका उसको। और राइटर ने उसको छोड़ा भी नहीं कि कुछ और दिखाना शुरू कर दिया, वो वहीं से पकड़ के शो चला कि चलो अब देखते हैं क्या हुआ। तो वो मोस्टली मुझे लगता है जो राइटिंग है वो इतनी स्ट्रांग है उसकी, कि उसमें आप देखिए कि कोई छोटी सी भी चीज़ करता है तो वो अच्छा लगता है उसमें। क्योंकि अब शो एक ऐसे टाइम पे है, वो शो एक ऐसे एज में है वो शो, कि अब वो ऑडियंस का हाथ पकड़े हुए हैं। अगर अभी जो है प्रधान जी सुपरमैन बन जाएंगे तब भी कहेंगे वेरी गुड, सही हो जाएगा शायद।
ये ऐसा है क्योंकि कहानी कभी कभी ऐसी हो जाती है कि आपको लेके कहीं भी जाती है। ये कहानी ऐसी होती है जैसे आप देखते हैं एक आदमी घूंसा मारता है 500 लोग गिर जाते हैं, तो ऑडियंस तो कहती बहुत सही, खुद नहीं मार पाएंगे, खुद से 50 डब्बा ना गिरा पाए, पर वो जब उसके साथ होते हैं उस जो है किरदार के, सिनेमा का वही मज़ा है कि वो फिर वो कुछ भी कहने को तैयार होता है, फिर वो कहता है बच जाएगा, कोई बात नहीं, बचा लेंगे इसे। तो उसे कहते हैं ऑडियंस जो प्यार में आपको कुछ भी कर लेती, वो उसकी वजह से। बाकी मेहनत तो करी नहीं, इससे अच्छा करूँगा शायद, तो कुछ और करूँगा तो क्या देखिए अरविंद सर आपके लिए है। अरविंद सर, अब थिएटर को कहाँ देखते हैं? मतलब अब जिस तरह से जितना इनकरेजिंग रिस्पांस मिलता है अब थिएटर को पहले के मुकाबले, एक वक्त आप सभी लोग बैठ करके, अभी 5-6 साल पहले कहा करते थिएटर में पैसे नहीं, पैसे तो क्या है, कैसे हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, उस पर बात नहीं करेंगे, नहीं कि हम जानते हैं आपको छेड़ दिया तो आप कहाँ निकल जाएंगे। तो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म का बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। तो उसके बाद वो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है। नहीं सर, नहीं सर, हम शुक्रिया अदा कर चुके हैं उनका। बस ये जानना चाह रहे हैं कि आप कहाँ देखते हैं इस दुनिया को, और जिस तरह का अब रिस्पांस मिल रहा है सर, इसके बाद का क्या है कि अब कैसे, क्या इम्कानात हैं, कैसे देखा जाना चाहिए इसे? मैंने पहले भी कहा कि नाटक अच्छा है तो लोग आपको प्यार करेंगे। मैंने जो 4 और 5 दर्शकों में भी नाटक किए हैं। बेसमेंट, श्री राम सेंटर बेसमेंट हुआ करता था जब हमने नाटक प्रारंभ किए थे, पैसे होते नहीं थे, तो 350 रुपये का ऑडिटोरियम बुक होता था, और हम कोशिश करते थे कि हमारा टिकट आ जाए, उससे हमारे 10 रुपये 20 रुपये हम टिकट लगाते थे। तो उसमें हमने 4-4, 5-5 दर्शकों से भी किए, और हमने जो वहाँ पर जो है, जो लाइट रूम की जो खिड़की है उस पर दर्शकों खड़ा करके भी नाटक किए। लाइट रूम की खिड़की का मतलब था कि सबके पीछे एक खिड़की होती थी, और खिड़की में देखने का मतलब था कि आपका हॉल भर चुका है, वहाँ पर जो 300 लोग आ चुके हैं और 10 लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं। ये बालकनी होता था, और वो तख्ता जो था लाइट का ना, वो हिल रहा होता था। और बहुत सारे नाटक, जैसे मुझे याद है, इवन यहाँ तक कि एक हमारा अस्मिता का नाटक था एन इवनिंग विद पीयूष मिश्रा, उसमें तो मंच पर बैठा देते थे, हम दोनों तरफ बैठा देते थे, और उसमें आशीष ने, मनोज ने मेरे पीछे खड़े होकर नाटक देखे, भाई पीयूष को भी मत बताना, नाटक चुपचाप देखना है। तो ये नाटक के अलग अलग दौर हुए हैं, हमने वहाँ से प्रारंभ किया, फिर बेसमेंट बंद हुआ, और बहुत सारे अलग अलग जगह पे हमने किए। लेकिन एक बात जो कॉमन है कि रंगकर्मी बहुत आगे बढ़ गए, बढ़ते बढ़ते तमाम ऊंचाइयाँ हासिल कर ली उन्होंने, और अभी तो सिनेमा हो चाहे OTT हो, वहाँ सबसे ज़्यादा किसी पूछ है और रंगकर्मी की पूछ है, जिन्होंने अभिनय किया और सीखा है। और जैसे आपने नाटक नहीं किए हैं, लेकिन मुझे याद है कि रंगकर्मियों के बीच में सबसे ज़्यादा आप रहे हैं, तो उन रंगकर्मियों को अनुभव का लाभ जो है बातचीत से, काम में, वो प्राप्त हुआ आपको। तो रंगकर्म बहुत आगे बढ़ चुका है। लॉरेंस ओलिवर जो है, उन्होंने सिनेमा भी किया और नाटक भी किए, बल्कि नाटक जो है, नाटक को उन्होंने सिनेमा बना दिया। तो ये जो एक हमारे बीच में जो पुल बना, कलाओं के बीच में जो पुल बनता है मल्टी आर्ट के बीच में, वो उसका प्रारंभ अभी हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है कि जहाँ पर हम अपने कलाकार को उनकी जगह भी मिल रही है, आगे मिल रहा है। और सिर्फ ये कि सब कुछ बड़ा है, लेकिन क्या है कि जो पूरा ढांचा था, ढांचा ऐसे ही है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ सरकार। अरे सर, एक बात इसी बात में पूछना चाहूँगा, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यहाँ से रंगकर्मी को ऐसा होना चाहिए। हम तो आपकी तारीफ़ करते हैं, और हम तो कह रहे हैं कि दुनिया में हर रंगकर्मी को आपके जैसा होना चाहिए, कि जिसने इतना स्ट्रगल किया और अपने बच्चों को हर जगह फैला करके ऐसे ऐसे आर्टिस्ट दिए हिंदी सिनेमा को। लेकिन उसके बाद मतलब जो है, उसके बाद ये लोग ये बात करते हैं कि ऐसा हो गया, इस तरह से होना चाहिए, इसमें पैसे नहीं हैं, फलां है, हमको मदद करनी चाहिए, और ये कपिल शर्मा में शो में कहते हुए नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ बैठ कर कोई बात नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो बात करना चाहते हैं अपनी जो है कि उनके कमर्शियल एस्पेक्ट्स क्या हैं। इस पर आपका क्या कहना है? कठिन सवाल है। देखिए, जड़े, जैसे मेरा मानना है कि अगर जैसे सर बैठे हुए यहाँ पर, कितने विद्यार्थी आकर वापस उन चीज़ों से जिनसे गुजरे हैं,
उनमें आने वाली पीढ़ी की मदद करना चाहते, नहीं करना चाहते, बहुत कम है। ये उदाहरण आईआईटी वालों ने पैदा किया। चाहे आईआईटी कोई भी अपने उनका अलुमनाई है, वो बहुत मदद करता है, काम करता है, अद्भुत काम करता है। तो मैं तमाम रंगकर जो आगे जा चुके हैं, चाहे अमिताभ बच्चन ने भी नाटक किया, यहाँ बैठे नाटक करके पहुँचे आगे। मैं हमेशा कहता हूँ आप एक बार मुड़कर नाटक के बारे में देख लीजिए। नाटक को आपकी ज़रूरत है, आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत है, आपके उत्साह की ज़रूरत है। आप आकर बच्चों के कंधे पे हाथ भी रख दें तो वो भी उनको एक मदद करेगा। तो बहुत सारे रंगकर्मियों ने करना प्रारंभ किया है। पीयूष जब भी दिल्ली आता है और पहले पूर्व भाई कहाँ पर हो, कैसे हो, वो पहुँच जाता है अपने। ऐसे बहुत सारे अभिनेता हैं जो अपने काम कर रहे हैं, नहीं इकलौता। हम उनको पकड़ पकड़ लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं सब आए, उनके उसके माध्यम से भी आए। तो ये तो रहेगा। तो लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे बम्बई में, जैसे आपने आराम नगर का जिक्र किया, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आराम नगर भारत की क्या दुनिया के रंगमंच में एक ऐसा उदाहरण है जो कि एक टेस्ट ट्यूब की तरह, लेबोरेटरी की तरह है। बम्बई में पहले रंगमंच जो था वहाँ बड़े कलाकार काम करते थे, जिसने जो हमारे रंगकर्मियों की पहुँच एंट्री बिल्कुल नामुमकिन थी। जहाँ पर वही पहुँच पाते थे जहाँ पर लगता था कि भाई ये पहुँच गया, इसके साथ काम कर ले। लेकिन पिछले जैसे मेरी एंट्री वहाँ पर 7-8 साल पहले हुई, 7-8 साल पहले मेरी एंट्री हुई, तो हमने देखा कि आराम नगर उस समय जो है कास्टिंग प्रोडक्शन के क्षेत्र में आ रहा था, रिहर्सल की उस जगह थी। तो हमने वहाँ किया कि हमसे नाटक करेंगे, प्योर नाटक करेंगे, नाटक की ही रिहर्सल करेंगे, नाटक को ही आगे बढ़ाएंगे, हम इसमें बाकी चीज़ें नहीं डालेंगे। और देखा, और उसका परिणाम क्या हुआ, छोटे छोटे जगह पैदा हुए। आज आराम नगर एक ऐसी जगह है पूरी दुनिया में जहाँ पर 40-45 थिएटर ग्रुप अपनी जगह के साथ नाटक कर रहे हैं, लगातार नाटक करते हैं। कोई शाम नहीं होती जहाँ नाटक ना होता हो। और बम्बई अब एक जो है कलाकारों की ऐसी जगह बन गया, बहुत सारे अनट्रेंड कलाकार जाते हैं, सपने लेकर जाते हैं। तो वो पहले भटकते थे, संघर्ष होता था, ढूंढते थे, यहाँ से वहाँ भागते थे। अब उनके लिए एक ऐसी जगह मिल गई जिनके शाम को दोपहर में जाकर बैठ सकते हैं। तो एक नया एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने बम्बई में किया, और ऐसा एक्सपेरिमेंट जो दुनिया भर में होना चाहिए। दिल्ली में पहले से था, दिल्ली में रंगमंच की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर एक बुनियादी ट्रेनिंग दी जाती है। कलाकार भागता नहीं है कि ऑडिशन के लिए नहीं भागता है कि आज मैंने यहाँ पर आया, मैं यहाँ ऑडिशन दे रहा हूँ, वहाँ जा रहा है। यहाँ पर कलाकार जो है आपका 4-5 साल रुकता है। ये अलग बात है कि 60% जल्दी चले जाते हैं, लेकिन जो रुकते हैं वो फिर अभिनय की बारीकियों को सीखते हैं। तो अभिनय की बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, ढांचे बदल रहे हैं, स्वरूप बदल रहा है। कोविड के बीच में, कोविड के बाद बहुत वहाँ पर उत्थान हुआ। कोविड के बीच में गजब का वहाँ पर एक घटना ऐसी हुई जिसको मैं बताना चाहूँगा। कोविड के बीच में कलाकार, उनके पास काम नहीं था, उनके पास राशन की व्यवस्था नहीं थी। आराम नगर में 2 जगह थी, जो क्रिएटिव अड्डा भी है और अस्मिता, वहाँ कैंटीन थी। और उस कैंटीन वाले जो लड़का था, ऐसे ही था, बात हुई कि भाई कुछ करते हैं। तो हमारे अस्मिता के लड़कों ने और उन्होंने मिलकर एक ऐसा जो कम्युनिटी किचन चलाया। और कम्युनिटी किचन जो ऐसे शौक में चला दिए भाई हम जो 10-20 लोगों के लिए खाना बनाएंगे। और जब वो 4 महीने चला और उसमें रोजाना धीरे धीरे बढ़ता गया, डिमांड बढ़ती गई, 3000 से ज़्यादा लोग ले रहे, रोजाना खाना बना। और ये इसके पीछे ये सिर्फ उससे नहीं बना, इसमें मदद किसने की, ये महत्वपूर्ण है। मदद उन लोगों ने की जो रंगमंच से थे, थोड़े संपन्न थे। कुछ मित्रों ने अपनी गाड़ियाँ दे दी, कुछ लोग वहाँ पर आकर वॉलंटियर काम करते थे, वो खाना बनाने से पैकिंग से लेकर लोगों तक पहुँचाने तक का काम किया। तो एक कम्युनिटी के अंदर जो एकता, यूनिटी जो हुई, वो आज काम कर रही है। आराम नगर इसी तरह कम्युनिटी थिएटर का, मतलब भारत का सबसे बड़ा जो गढ़ बन गया है, सबसे बड़ा अड्डा बन गया है, जो कोविड के बाद की देन है। तो ये जो छोटे छोटे परिवर्तन है वो अपने आप में अद्भुत है। जैसे दिल्ली में भी, दिल्ली में पहले हम छतों पर रंगमंच किया करते थे, पार्कों में करते थे, और या कहीं भी जगह मिल जाए, कोई भलमनसायत करके कहते मेरे ड्राइंग रूम में कर लो, वहाँ करते थे। मैंने 6 साल जो शंकर मार्केट की छतों पर की और अब पार्कों में की। लेकिन एक समय ऐसा आया कि हमें लगा कि नहीं, ये ढांचा नहीं चल सकता है। कला के नाम पे जिन्होंने जगह ली अपनी और कला के नाम पर जगह को हड़प गए, वो पूरे बहुत लोग थे, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। अरे नाम ले लीजिए ना, काहे लिए इतना खींच रहे हैं? नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बस मैं खत्म कर दूं। तो हमने लगा कि ये ढांचा जो है, हमने स्कूलों में नाटक किए, स्कूल वाले अपने ढांचे अपने किराए बढ़ा देते थे।
भाई 3 घंटे 4 घंटे। फिर दूसरा है कि अगर आपकी राजनीति विचारधारा अलग है तो स्कूल वाले देखते थे कि ये भाई उसका है तो निकाल दो। अब ऐसा बहुत हमारे साथ होता था, क्योंकि अस्मिता शुरुआत से सामाजिक आंदोलनों के साथ, राजनीति नहीं, और राजनीति बन गई अलग बात है। हम उसका जुड़े रहे तो हमारे साथ जो ऐसी बहुत सारी समस्या आई, बहुत सारी चीज़ें हुई। खैर हमने तय किया कि हम अपना एक स्टूडियो बनाएंगे, एक जगह बनाएंगे जहाँ 24 घंटे हमारे पास हो। तो हमने जाकर ढूंढा जगह, अंततः शाखरपुर में एक स्कूल मिला। वो स्कूल जो है वो मेरे पिताजी ने एक पढ़ाया था, उनका स्कूल था, वो हमारे पड़ोसी थे। उन्होंने कहा कि ये पूरा फ्लोर आपका है। हमने उनका सेकंड फ्लोर लिया और उसको डेवलप किया। आज हमारे पास वहाँ 4 स्टूडियो हैं जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ पर हमारे पास किताबें हैं, बच्चों की बैठने की जगह है, लाइटें हैं, साउंड है, सब कुछ हमने वहाँ डेवलप किया। और डेवलप करने के बाद एक जो एक तरह टेस्ट ट्यूब की तरह वो बन रहा था, उसका नतीजा क्या हुआ। आज जैसे कहते हैं ना कि एक मार्केट बसता है तो उसके आसपास बहुत सारे दुकानदार उसी विषय के आ जाते हैं, उसी सब्जेक्ट के। आज शाखरपुर, लक्ष्मी नगर, मतलब भारत में थिएटर ग्रुप्स का सबसे बड़ा हब बन गया है। जब मुखर्जी नगर बना, ऐसे जो थिएटर हब बन गया, और जगह जगह छोटे छोटे स्टूडियो। हमें खुशी होती है, लोग कहते हैं देखिए कि आप ही के स्टूडेंट खोल रहे हैं, आपको उस स्टूडेंट ने खोल लिया, उसने खोल लिया। मैं तो कहता हूँ खोलो ना भाई, हम तो चाहते हैं हमारे विद्यार्थी आगे बढ़ें और एक दिन ऐसा हो कि मोहल्ले मोहल्ले में दुकानें, मतलब घर खुलें, छोटे छोटे वर्कशॉप खुलें कि जहाँ पर थिएटर सिखाया जा रहा हो। कि नाटक जो सिखाता है वो अपने में ईमानदार तो होता ही है, और जो नाटक सीखता है वो भी अपने में खून पसीना बहाता ही है। कम से कम बेसिक समझ उसके अंदर पैदा होगी। एक ऐसा समाज हम चाहते हैं जहाँ पर हमारे हर नगर में, हर बस्ती में, हर कॉलोनी में एक नाटक का एक जो ग्रुप हो। वो खराब कर रहा है, अच्छा कर रहा है, हम कौन कहने वाले होते हैं, खराब करे उससे नहीं है, लेकिन हो, और उसका नतीजा हमारे समाज पर पड़ेगा। हम एक अपनी चीज़ें बेहतर देख पाएंगे। तो मेरा तो सपना है कि सिर्फ लक्ष्मी नगर, आराम नगर नहीं है, शाखरपुर नहीं है, ये हर बस्ती के अंदर नाटक की टीमें और नाटक का प्रशिक्षण होना चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ कि अरविंद सर बगैर पिए इतना कैसे बोल लेते हैं। मुझे अरविंद सर ने नहीं बता रहा हूँ, पिया हमने किसी नहीं है, लेकिन इतना कोई नहीं बोल सकता जितना सर बोल लेते हैं। मुझे अरविंद सर ने शंकर मार्केट बारे में बोला, तो मैं बंगाली मार्केट में काम करता था, वही आगे वाला शंकर मार्केट ना सर। मैं तो गन्ने के जूस में कुछ इंपीरियल ब्लू मिला के पीता था। असली नाटककारी है। चलिए समअप करते हैं थोड़ी, एक अमित भाई से और सर मैम से एक सवाल लेकर के। ऑडियंस के सवाल इसलिए नहीं ले सकते, वक्त हो चुका है, फिर कभी ले लेंगे। अगली बार कौन सा कुंभ का मेला 12 साल बाद आना है, हर महीने ही होता है, टाइम भी हो गया। अमित सियाल साहब से है, अब तिकड़म की बात क्या, हर तरह के वो आपने कोशिश कर ली, अब आगे क्या देख रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं देखिए आपके? क्या है कि मिस्टर मलिक और मैं बहुत बहुत सालों से दोस्त हैं, और मिस्टर मलिक ने प्रण ले रखा था कि मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, ऐसा कुछ बोला था इन्होंने कुछ चंद साल पहले। हाँ हाँ। और फिर इन्होंने ऐसी एक्टिंग करी कि आप सबको पता ही है, ठीक है। और तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं? अगर इन्होंने रुलाया है तो मैं भी रुलाऊंगा। तो मैंने भी कर डाली रुलाने वाली फिल्म। तो अब इसके आगे अब हम लोग रुलाते ही रहेंगे, देखते कौन कितना रुलाता है। ये है हमारा कंपटीशन, हेल्दी। एक दिन निकलेंगी तलवारें इसमें, लेकिन अभी तक हेल्दी है। हेल्दी तलवारें निकाली। हाँ। मैम फैजल का, हाँ हाँ जी हुक्म करें भाई, बताएं। बता दो जी, इसमें बता रहे हैं वो जैसा अच्छा जो पूछा है उसे बता दो, कौन सी तलवारें निकल रही हैं। अभी बहुत अच्छा चल आगे जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है, कुछ पिक्चरें की हैं वो आएंगी। एक फिल्म हम दोनों ने साथ में की है, उसकी हीरो एक और आने वाली है, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और उसमें वो भी हैं परेश सर भी हैं। मेरा छोटा सा रोल पर अच्छा है, मज़ेदार है, और कुछ फिल्म आएगी। और अभी हुक लेके टहल रहे हैं, अच्छी स्क्रिप्ट पे कोई मिल नहीं रहा है और वो भी चल रहा है। पर यह है कि आगे काम अच्छा होगा, इसका तो है, और आप लोग दुआ करिए कि ऐसी मेहनत करते रहें और करते रहेंगे, ऐसे ही अच्छा ही होगा जो भी होगा।
कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। अरे वाह, आज- शायर हो गए मियां। भूख बहुत जोर से लगी है। भूख लगी है, देखिए आर्टिस्ट भूखा है, खाना खिला दो भगवान। ब्लू गाय में मुझे लग रहा है यहाँ IIC में हो ना तो ऐसा लगता है कुछ देर में किचन बंद कर देंगे तो हम निकाल दे, ऐसा हो जाता ना यहाँ पे। मेरा मैं जाऊँ कह के? नहीं, बस हम सब चलेंगे। मैम, ये जो सिनेमा की ज़बान है, ये जो आपने एक किताब का भी ये तस्करा है इसमें, अब कहाँ कैसे देख रहे हैं? क्या उस ज़माने की ज़बान और उस ज़माने के जो गीत हैं और वो सब सारी चीज़ें हैं, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा कोई दौर वापस आएगा, या हम इसी के आसपास रहना जीना सीख लें, कुछ मीनिंगफुल हमारे पास होगा? मुझे लगता है कोविड ने हमें सिखाया है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। बिल्कुल लाइफ अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है और हम लोग कुछ नहीं कह सकते आगे के सालों में सिनेमा कैसा होगा या थिएटर कैसा होगा। कुछ ऊट पटांग एक्सपेरिमेंट भी हुए थे बीच में, वो ना हो तो मैं बहुत खुश हूँ। अरविंद जी से भी मैं सहमत हूँ, जैसे वो टेली प्लेज और क्या क्या, मैं उसके सख्त खिलाफ थी कि थिएटर है तो आप थिएटर जाके देखिए ना, आमने सामने रूबरू होके, नहीं तो उसका मज़ा नहीं है। टेलीवाइज प्ले का मुझे मतलब समझ में नहीं आता। OTT भी रहेगा, सिनेमा भी रहेगा। अब देखिए 2022 में सबने कहा था हिंदी सिनेमा खत्म, एकदम फिनिश्ड, क्योंकि साउथ की कुछ फिल्में चली थी, आप लोग जानते हैं, RRR, पुष्पा, ये वो का बोलबाला था। नहीं हॉट टॉपिक नहीं है तो, मगर फिर आ गई पठान और सारा खेल बदल गया। और ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है, ये एक साइकिल होता है, ये चलता ही है। क्योंकि जब आप देखिए पठान के साथ साथ फिर बारबी और ओपनहाइमर, पूरी दुनिया में लोग घुस गए, मतलब रिवेंज डाइनिंग की तरह रिवेंज व्यूइंग शुरू हो गया सिनेमा हॉल में। तो मगर ऐसा नहीं है कि हर फिल्म अच्छी ही बनती है, ख़राब फिल्में भी बहुत बन रही हैं, ये हमारे एक्टर्स जानते हैं, हर जगह है ना, वो भी ग्लोबल ट्रेंड है। लेकिन अब थोड़ा बहुत ऑडियंसेस की मेरे ख्याल से फिल्म लिटरेसी थोड़ी इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि मलयालम फिल्में, तमिल फिल्में, बंगाली, हम सब भाषाओं का अब हमें सबटाइटल वाले प्रिंट मिल जाते हैं OTT पे, तो हम लोग को भी, हमारी भी नॉलेज बढ़ रही है। जो फिल्में हम पहले नहीं देख पाते थे क्योंकि सबटाइटल नहीं थे, हम लोग को नहीं समझ में आती थी मलयालम फिल्म, अब आ जाती है। तो हम सब की लिटरेसी थोड़ी बड़ी है। मैं चाहती हूँ कि थिएटर लिटरेसी भी बढ़े, और इसके लिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिटरेचर से जुड़ेंगे नहीं आप तो आपको अच्छी फिल्में, अच्छा कंटेंट, मतलब जैसे प्रेमचंद की इतनी सारी कहानियाँ हैं। मैं एक बार बहुत दुखी हुई थी, प्रेमचंद के ऊपर एक थिएटर फेस्टिवल था श्रीराम सेंटर में और खाली। मुझे इतना दुख हुआ उस दिन देख के कि इतनी अच्छी कहानियों पे थिएटर हो रहा है और हॉल में 2 लोग 4 लोग, तो ये बहुत बुरी बात है। मैं चाहती हूँ थिएटर लिटरेसी, फिल्म लिटरेसी हर तरह की बढ़े और लोग एनकरेज करें। जब तक ऑडियंस सपोर्ट नहीं करेगा फिल्म को और OTT को भी, OTT देखिए अच्छे से एक आता है वेब सीरीज, नेक्स्ट सीज़न नहीं चलता उसका, क्योंकि लोग बोलते हैं नहीं भाई इसका रेटिंग अच्छी नहीं थी। वहाँ भी कुछ है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि आपको पता है टीवी की रेटिंग्स कैसे फिक्स होती थी। OTT में भी वो सब कुछ सही नहीं है, वहाँ भी अनफॉर्चुनेटली स्टार ट्रेंड आ रहा है, आप लोग तो जानते हैं कि भाई स्टार लाओ। तो कुछ गलत चीज़ें भी हो रही हैं, कुछ सही हो रही है। होपफुली जैसे बोलते हैं ना, पानी अपना लेवल ढूंढ लेता है, तो क्वालिटी कॉन्शियस जैसे जैसे हमारी ऑडियंस होती रहेगी, मुझे लगता है मुझे बहुत उम्मीद है कि अच्छा कंटेंट, अच्छी फिल्में, अच्छी वेब सीरीज़, अच्छा थिएटर हमें ज़रूर देखने को मिलता रहेगा। वाह, कुछ भी न बचा कहने को, सब बात हो गई, आओ चलो शराब पिए रात हो गए। सुनो, जिसको जहाँ मिले वहाँ पी लेना हमारे साथ में। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। कल फिर मिलेंगे 2 बजे से।